तो स्वयं में जांच परख से हम शुरू कर देते हैं। ये कहा जा रहा है कि जो भी कुछ कहा जा रहा है ये प्रस्ताव है, इसे मानना नहीं, लेकिन इसे जांचना है, अपने अधिकार पर जांचना है। ठीक। जैसे एक प्रस्ताव के रूप में मैं आप सभी से पूछता हूं कि हम संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं या विरोध पूर्वक जीना चाहते हैं, तो क्या आंसर आ रहा है आपका? हम चाहे तो चार बॉक्स में भी आंसर कर सकते हैं। अगर संबंध है तो एस लिख दीजिए, विरोध लग रहा है तो वी लिख दीजिए। बहुत शॉर्ट कर लेते हैं उसको, तुरंत हो जाएगा। ठीक। अंकुर सक्सेना जी का कहना है कि संबंध। सीमा मिश्रा जी, दीप्ति जी, बहुत बढ़िया। और विजय कुमार जी तक वो आ चुका है। संजय कुमार जी ने भी अपना रिप्लाई दिया है। अंजना श्रीवास्तव जी और सभी का रिप्लाई आ रहा है, हम संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं। तो जो प्रस्ताव में अपने में जांच परख करने की जो पहली स्टेप है वो क्या है कि ये हम अपने से पूछे, ध्यान से सुने और अपने से पूछे, अपने में जांच करके देखें। सहज स्वीकृति हम में बनी हुई है। ठीक। हम अपने सहज स्वीकृति के आधार पर पूछे कि मैं संबंध पूर्वक जीना चाहता हूं या विरोध पूर्वक जीना। अभी इसमें हो रहा क्या है कि जैसे ही हम ये जांच करने लग जाए, तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो मैंने खुद में भी ये एक्सप्लोर किया, तो मेरा आंसर निकल के आया संबंध पूर्वक जीना। ठीक। फिर तुरंत मैंने देखा कि अंकुर जी, सीमा जी, दीप्ति जी, है ना, ये लोग क्या कह रहे हैं। तो मैंने अपने में निरीक्षण किया तो पाया मैं संबंध पूर्वक जीना चाहता हूँ। फिर ये तीन चार लोगों के साथ में आंसर देखा तो एक परीक्षण हो गया। उसके बाद मैं सभी के आंसर्स देखा तो सर्वेक्षण हुआ। इससे क्या निकल के आ रहा है कि जो मेरी सहज स्वीकृति है वही सभी की भी सहज स्वीकृति है। हम सभी की सहज स्वीकृति एक जैसी बनी। तो हम स्वयं में निरीक्षण, साथियों में परीक्षण और सभी में सर्वेक्षण करके ये देख रहे हैं। तो अब ये प्रस्ताव हमारे लिए सही लग रहा है ना, अपने सहज स्वीकृति के आधार पर है और उसको इतने सारे पैरामीटर्स पे चेक कर दिया। अब ये प्रस्ताव अगर सही है मेरे लिए, तो सब कुछ तो मेरे जीने के अर्थ में ही है। इतनी भागा दौड़ी हम कर रहे हैं, मेहनत करते रहते हैं, क्यों करते रहते हैं? जीने के लिए। तो मैं कैसे जीना चाहता हूँ स्पष्टता हुई संबंध पूर्वक। अब दूसरी बात है उसको जी कर देखे, मानव के साथ में संबंध पूर्वक जी कर देखे। जब भी संबंध के भाव हम में होते हैं तब हम सुखी होते हैं, या जब विरोध के भाव हम में होते हैं तब हम सुखी होते हैं। तो उसको अगर देखा जाए तो जब संबंध के भाव मुझ में बने हैं तब मैं सुखी होता हूँ। और उस सुख संबंध के भाव के साथ अगर मैं दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करता हूँ तो वो सुखी होगा या दुखी होगा, उसको हम चेक कर सकते हैं। तो वो उभय सुख है ना। मैं अपने में संबंध के भाव को सुनिश्चित करते हुए दूसरों के साथ भी संबंध पूर्वक जीना, तो अपने में भी सुख को सुनिश्चित करते हुए दूसरे के सुख में भी भागीदारी कर पाना, ये म्यूचुअल हैप्पीनेस, उभय सुख। उसी तरह से प्रकृति के साथ में संबंध को देखते हुए प्रकृति के साथ में भी संबंध पूर्वक जीना, तो आवश्यकता से अधिक सुविधा का सही उन्नत, सही प्रक्रिया से उत्पादन करना, तो जो प्रकृति के समृद्धि में मेरी अपनी भागीदारी, तो वो उभय समृद्धि। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हमें क्या सहज स्वीकृत है। हम अपने अधिकार पर जांच परख करके जांच परख की प्रक्रिया से हम अपनी समझ को सुनिश्चित करें, या कोई हमें बताए क्या करना है क्या नहीं करना है ना, और उसे बिना जांचे जो भी कहा है हम उसको मान लें, उसको समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्शंस के थ्रू कि हमें क्या सहज स्वीकार्य है। तो कौन सी प्रक्रिया आपको सहज रूप से स्वीकार है, इसको पूछा जा रहा है। आपको दोनों में से जो भी सहज रूप से स्वीकार है आप उसे क्लिक कर सकते हैं। और जब चर्चा चली रही है तो आप अगर कुछ इनपुट भी शेयर करना चाहते हैं या इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेश्चन भी है तो हैंड रेस कर सकते हैं, माइक्रोफोन को अनम्यूट करके आपके क्वेश्चंस को भी पुटअप कर सकते हैं।
एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम डिस्कशंस कर रहे हैं कि कौन सी प्रक्रिया मुझे सहज रूप से स्वीकार है। मैं अपने अधिकार पर जांचना, सत्यापन करना, जो स्वयं में समझ की ओर अग्रसर हो, या आदेश या उपदेश की प्रक्रिया। जी आदरणीय, जी जब हमें स्वयं में कोई चीज समझ आ जाती है और हम स्वयं में समझ लेते हैं और अंदर से आवाज आती है उसको करने के लिए, उसको चाहे जांच परख कह लें, अपन जो भी कह लें, तो जब अंतः से प्रेरणा आती कि नहीं ये हमें करना ही है, तो हमारा करने का भाव अलग होता है, उसका परिणाम भी अलग होता है। और जब दूसरे कहते रहते हैं लेकिन हम उसको समझना नहीं चाहते, उस पर सोचते हैं कि हाँ ठीक है यार, सभी तो कहते हैं, कहते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता और इनने कर लिया है क्या, तो दोनों चीजों में फर्क होता है। हम उसको भी सुनते तो हैं और उससे भी एक भाव बनता तो है, लेकिन जब खुद में लगने लगता है, जैसे खुद की ठोकर लगने के बाद में समझ में आता है कि दर्द क्या होता है, फीलिंग्स क्या होती है, तो वो मुझे लगता है कि अपने अधिकार पर जांच परख की जो प्रक्रिया होती है, हम तो उसके साथ जाना चाहेंगे। बहुत बढ़िया। तो जिस तरीके से सुधीर जी ये कह रहे हैं कि जब हम अपने में जांच परख करते हैं तो अपनी समझ विकसित होती है, और फिर जो मेरी अपनी जो समझ विकसित हुई, तो उसके आधार पर मेरे विचार और उसके आधार पर मेरा व्यवहार बनता है। लेकिन अगर किसी ने कुछ कहा, उसको अगर मैंने मान लिया, जैसे मैं अगर आपसे कुछ कह रहा हूँ और आपने उसे मान लिया, तो मेरा मानना आप मानेंगे या आपकी समझ उससे विकसित होगी? तो केवल आप मेरा कहना मान लेंगे, है ना? मानने से हमारी समझ नहीं बढ़ती है, लेकिन जब अपने में जांच परख करके देखते हैं, तब हमारी समझ बढ़ती है। तो हम स्वयं के अधिकार पर ये जांच परख करके, मैं संबंध पूर्वक जीना चाहता हूँ या विरोध पूर्वक जीना चाहता हूँ, इसको जब हम स्वयं के आधार पर जांच परख करके देखेंगे, तो मेरे लिए ना मेरे निष्कर्ष निकलेंगे। उसी तरह से हम सभी अपने अपने लिए एक निष्कर्ष को निकाल सकते हैं। बहुत ठीक। और बताइए विजय कुमार जी। विजय कुमार मेवाड़ा जी, आपका भी हैंड रेज है। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। सर, इस विषय पर आधारित मेरी एक शेयरिंग है। अभी रिसेंटली मैं वैसे इंदौर से हूँ और कोविड केयर सेंटर में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी। एसडीएम साहब ने ऑर्डर निकाला था और 3 कोविड केयर सेंटर का सुपरविजन करने का मुझे काम दिया था उन्होंने। तो मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना ये ड्यूटी मैं कैंसिल करवा लूं। मेरे पास बहुत सारे काम है, राजानंद संस्थान का भी काम है, एजुकेशन का भी काम है। तो मैं सर से मिलने गया और मुझे अच्छे से जानते हैं वो। उन्होंने कहा कि दूसरे का नाम दे दो किसी का, तुमको रिलीव कर देते हैं, हटा देते हैं। तो मैंने यकायक 1-2 नाम उनको सजेस्ट कर भी दिए। फिर मैंने जब आत्मचिंतन किया तो मुझे लगा कि मैंने मतलब खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों को उलझाने का प्रयास किया है। अगर भविष्य में मेरी जगह जो आदमी काम करेगा उससे अगर कुछ हो जाता है या कोई अवांछनीय घटना उसके साथ घटित हो जाती है तो मैं जीवन भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आगे रह के सर को फोन लगाया, मैंने सर मैं ही करूंगा वो ड्यूटी, और अभी एट प्रेजेंट में वही काम कर रहा हूँ और आपका प्रोग्राम भी अटेंड कर रहा हूँ। एक मन को एक संतुष्टि मिली है कि जो होगा वो देखा जाएगा। अपन ने आज तक किसी का बुरा नहीं करा, ईश्वर अपना बुरा नहीं करेगा। उस लक्ष्य को लेकर समाज सेवा का काम कर रहे हैं। तो एक संबंधों और आत्म विश्लेषण को लेकर एक ये शेयरिंग थी, तो मुझे लगा कि आपके समक्ष रखना चाहिए, क्योंकि उसमें ये भाव था कि मैं मेरी वजह से किसी का बुरा नहीं हो। बहुत बहुत बढ़िया विजय जी, है ना? तो जिस तरीके से अपने में जांच परख करके देख के अपने आधार पर निर्णय लेना कि मेरी भागीदारी को, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाना, वो संबंध को भी देख पाना, और वही लगभग 41 जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि मैं अपने अधिकार पर जांच परख करना चाहता हूँ। 95% का तो बिल्कुल यही कहना आ रहा है। देखिए, जो अभी विजय जी ने जो पैंडेमिक की बात की ना, तो उसको भी अगर देखा जाए, तो बहुत सारे हम हर जगह पर ना, व्यक्ति व्यक्ति के रूप में भी दूसरे व्यक्ति को कह रहा है कि प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए,
एडवाइजरीज को फॉलो कीजिए, मास्क लगाइए, दूरी बनाइए, आवश्यकता न हो तो घर के बाहर न जाइए। हर जगह से ये कहा जा रहा है, ठीक। लेकिन अगर जब तक हम व्यक्ति, है ना, अगर मैं अपने में जांच परख करके ये देख लूं कि मुझे मेरे शरीर का संरक्षण करना है या मेरे शरीर का, है ना, संरक्षण नहीं करना है, मेरे शरीर का पोषण करना है या पोषण नहीं करना है ना, जब मैं ये जांच परख करके देखता हूं तो मुझे ये एक आवाज आती है कि शरीर का पोषण करना है, संरक्षण करना है। वो अगर मेरी क्लैरिटी बन गई, अपने में समझ अगर वो विकसित हो जाए, तो फिर ये जितने भी कहा जा रहा है कि कोरोना को रोकने के लिए क्या करना, तो मैं वो कर पाऊंगा। लेकिन वो अगर वो मेरी अपने में ही समझ अगर विकसित न हो जाए, मुझे शरीर का संरक्षण भी करना है, ये भी बना है, या वही क्लैरिटी अगर नहीं बनी, तो फिर हम चाहे कितने भी बार कह रहे हैं ना, मास्क पहनिए या दूरी रखिए, तो उसका उतना इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, उसको भी हम देख सकते हैं सारी। तो जिस तरीके से अभी विजय जी ये कह रहे थे कि जब हम अपने में जांच परख करके देखते, तो मेरी अपनी जो भागीदारी है संबंध का निर्वाह करने के लिए, उस भागीदारी को भी सुनिश्चित करके, है ना, हम उसको सुनिश्चित हम कर पाते हैं। तो अभी जो बात हो रही है संगीत व्यवस्था में होना सुख ना, तो सुख क्या है उसको अभी हम परिभाषित करेंगे। उससे पहले अभी सुख से लेकर हमारी जो कुछ मान्यताएं है ना, प्रचलित मान्यता है, तो उससे लेकर भी चर्चा करेंगे। तो मैं कुछ आपके विचार जानना चाहूंगा कि हम सुखी होते हैं या हमें सुखी करने के लिए मेरा अपना प्रोग्राम क्या है, मेरे सुख के लिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ, मैं किस में मुझे सुख मिलता है। तो दो चार लोग अगर शेयरिंग हो जाए तो फिर चर्चा को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप में से जो भी अगर रिफ्लेक्शंस, आपके विचार अगर रखना चाहते हैं कि सुख की परिभाषा आपके लिए क्या है, जी बताइए। जितेश श्रीवास्तव जी। जी जी, थैंक यू। मुझे सुख या संतुष्टि तभी मिलती है जब दिन भर में 10-15 मिनट में ध्यान कर लेता हूँ, और ध्यान के बाद जो फीलिंग आती है वो शायद मैं कह सकता हूँ कि मुझे सुख या संतुष्टि की फीलिंग आती है। और दूसरी चीज, परिवार के साथ रहना भी एक वही अनुभव है, वही फीलिंग आती है, वही संतुष्टि आती है। तो ये दो चीज मुझे लगता है कि मेरे लिए वो डेफिनेशन है सुख की। थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू। नैनवती वरकड़ी जी। जी सर जी, मैं भी जब अपने साथ होती हूँ तो मुझे बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। जब जब मैं स्वयं के साथ होती हूँ, जैसे सुबह का समय मैं अपने आप को ही देती हूँ। सुबह कम से कम सुबह 6 से 9 बजे तक अपने आप के साथ होती हूँ। मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी का फ़ोन भी आता है तो मैं डिस्कनेक्ट कर देती हूँ, और अर्जेंट कॉल होता है तो मैं बात कर लेती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अपने सुख के लिए मैं हेल्प को, मैं जा रही हूँ तो गाड़ी में बैठा लूँ किसी को, या मेरी वजह से कोई खुश हो जाता है तो भी मुझे बहुत खुशी होती है। मैं स्वयं की खुशी की से भी खुश होती हूँ, और मेरी वजह से कोई और भी खुश हो जाता है तो उसके लिए भी एक काम भी करती हूँ और खुश भी होती है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। डॉक्टर प्रवीण जोशी जी। सर धन्यवाद, नमस्कार सर। हम सभी ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सुख प्राप्त करें, और जो मुझे सुख मिलता है वो इसी बात पर मिलता है कि मैं कैसे किस तरीके से किसी जरूरतमंद की मदद कर पा रहा हूँ। दूसरा, एक और, जब हम, जैसे नैना जी ने बताया अभी, कि जब हम सुबह का समय सिर्फ हमारा व्यक्तिगत होता है और प्रकृति के बीच में होते हैं, तो वो वाकई में हमें सुख देता है। और उस समय चाहते हैं कि वो जो समय है वो हमारा स्वयं का है, अपना है, तो उसमें हम अपनी भीतर की यात्रा पर जाएं और अपने आप को अनुभूत कर सकें। ये सुख का मेरे लिए एक पर्याय है, सुबह का अपनी यात्रा के अंदर जाना। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू। विजय कुमार मेवाड़ा जी। प्रोफेसर अनीता जी। जी सर, सर। बहुत सारी बातें इसमें कवर हो चुकी हैं। परिवार के साथ समय बिताना ये सबसे बड़ा आनंद है।
खुद के साथ बातें करना और दोस्तों के साथ जो समय बीतता है जिसमें बिना बाध्यताओं के हम लोग फ्री होकर एक दूसरे के अनुभव साझा करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख बांटने का प्रयास करते हैं, वो सुखद समय का एहसास कराता है। और मेरे द्वारा ऐसा प्रयास जिसके वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आई हो या किसी का भला हुआ हो, वो काम करने का प्रयास मैं लगातार करते रहता हूँ। इसके साथ ही प्रकृति को मतलब गहराई से देखने और उसके विषय में चिंतन करने पर भी एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है और छोटी छोटी बातों से एक अंदर जिस प्रकार से मन में लड्डू फूटते हैं उस तरह से एक अंदर से एक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस तरह से बहुत सारे बिंदु हैं जो आनंद को उत्प्रेरक आनंद के उत्प्रेरक के रूप में हमारे जीवन में काम करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। प्रोफेसर अनीता जी, उसके बाद दीप्ति ठाकुर जी। जी सर, नमस्कार। नमस्ते। मुझे बहुत लंबे समय से ऐसा महसूस हो रहा है अब कि मैं प्रत्येक कार्य में सुख महसूस कर रही हूँ और बहुत कम ऐसा होता है कि जब मेरा मूड ऊपर नीचे हो तो मुझे लगता है कि मैं सुख में नहीं हूँ, नहीं तो मैं हर समय अपने को आनंदित महसूस कर रही हूँ, हर स्थिति में, हर कार्य करते हुए। थैंक यू। बहुत बढ़िया। दीप्ति ठाकुर जी। जी, नमस्कार। और जैसा कि आपने पूछा कि सुख कब मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैं अल्पविराम से जुड़ी हूँ, तब से मुझे सुख का जो एक एक्सपीरियंस है, वो अलग ही है। और पिछले 1 साल में लॉकडाउन में तो उसकी अलग ही परिभाषा मेरे जीवन में आई है। जैसे मैं सुबह उठना बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, लेकिन पिछले 1 साल से मैं जुड़ी हूँ योगा से, तो 5 से 6 मैंने नियम बना लिया। तो उसके बाद जो मुझे रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो मेरे लिए अलग एक सुख की अनुभूति है। तो घर में फैमिली में छोटी-छोटी बातों पे कि सामान इधर बच्चे ने उधर कर दिया, तो अब उन चीज़ों में गुस्सा नहीं आता। अब मन बहुत ही शांत है। और मैं पिछले 3 महीनों से गीता का कोर्स भी जॉइन किया मैंने, तो उसमें भी मुझे सुख की अनुभूति कंटिन्यूअसली मिल रही है। और जो हमारे जबलपुर जिले के बच्चे हैं, तो उनकी मैं काउंसलिंग कर रही हूँ 10वीं 12वीं की। तो पिछले साल से लेके अभी तक निरंतर मैं प्रयासरत हूँ कि जिन बच्चों की जो भी समस्याएं हैं, चाहे एकेडमिक हो, चाहे उनकी पर्सनल हो, तो मैं व्हाट्सएप पे वो कॉल करती हूँ मैं। और वो चीजें जो मुझे एक रिलैक्सेशन देती हैं, वो हटके है, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और चौथा है लास्ट कि मेरी फ्रेंड्स के साथ जो मेरी बॉन्डिंग है, कि डेली कुछ फ्रेंड्स जो हैं व्हाट्सएप पे गाना गाते हैं बढ़िया, तो वो एक जो रिलैक्सेशन है म्यूजिक का, तो वो एक अलग ही मुझे सुख की अनुभूति देता है। धन्यवाद। ठीक, बहुत बढ़िया। मुकेश जी भी कुछ कहना चाहते हैं, संजय कुमार जी भी कुछ कहना चाहते हैं। धन्यवाद सर। मुझे लगता है मौन में मुझे बहुत खुशी मिलती है और जब मैं मानसिक रूप से मुझे शांति है, मानसिक रूप से जब संतोष है, तब मुझे सुख मिलता है। और जब मैं गाना गाता हूँ या किसी रुचिकर कार्य को करते समय जब सब कुछ भूल जाता हूँ और पूरा ध्यान उसी पर रहता है, चाहे वो मित्रों से बातचीत करना हो, चाहे गाना गाना हो या किसी कार्य में मग्न हो जाना हो, चाहे वो पेड़-पौधों में पानी डालना हो। तो इस तरह जो है हम किसी भी कार्य में सारी दुनिया को भूल जाते हैं, तो उसमें सुख मिलता है। और सेवा कार्य में, योग में, ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे सुख प्रदान करती हैं। धन्यवाद सर। ठीक, बहुत बढ़िया। लखनलाल असाटी जी, डॉक्टर कमलेश जी प्रसाद जी। जी, असाटी जी। जी जी मुझे अच्छा पढ़ने में जो मेरे मन का है, मनपसंद अच्छा सुन लेता हूँ। और कई बार जो मुझे लगता है मैंने अच्छा लिख लिया, ये मेरे सुख को बढ़ाता है। परिवार के साथ पत्नी की या बच्चों की छोटी छोटी मदद जब कर देता हूँ, तो सुख बढ़ जाता है। और अपने कार्यस्थल पर निस्वार्थ भाव से जब मैं किसी की मदद कर देता हूँ, तो मेरा सुख बहुत बढ़ जाता है। और ये अवसर मुझे
कार्यस्थल पर कई बार मिला है और जिसको मैंने किया। थैंक यू। ठीक, बहुत बढ़िया। डॉक्टर समीरा जी। नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते। धन्यवाद आपके आज के सत्र के लिए और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। मुझे अभी जब सुख की बात हुई तो क्योंकि परिवार के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तो जो मैंने विचार किया उसमें मुझे बिल्कुल सीधे-सीधे ये नज़र आया कि मेरा सुख कहाँ होता है। तो मेरे पति के साथ जब मैं रहती हूँ तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन मेरे पति को अपने खेतों में उगते हुए पौधों को देखकर ही सुख मिलता है। वो बाकी सारी चीज़ों से निरपेक्ष रहते हैं, समृद्धि की या चीज़ों की, बातों की। मेरे बेटे को अपनी मन-मर्ज़ी का करने में ही सुख मिलता है कि कोई उसको कुछ कहे ना, वो अपने मन से निर्णय ले। मेरी माताजी को दैनिक अनुशासन जब रहता है तब संतुष्ट और सुख रहती है और मेरे लिए मुझे ये लगा कि इन सबके बीच में तालमेल बनाकर अपने कार्यस्थल पर बेहतर से बेहतर अपनी सेवाएं दे पाऊं मैं, ये मेरे लिए सुख होता है क्योंकि मेरे लिए तालमेल भी बनाना एक काम हो गया है। तो जब सब अपनी अपनी मर्जी का करेंगे तो सुख कहीं ना कहीं उसमें होते हुए भी थोड़ा-सा तालमेल की कमी कई बार महसूस होती है। लेकिन विगत 4-5 वर्षों से जब से हमने स्वयं को जाँचा, परखा है, ये सारे बातें बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर आ गई हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया। श्रीमती उषा व्यास जी को भी सुनते हैं और फिर थोड़ी-सी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। उषा व्यास जी। दीदी आप तक आवाज पहुंच पा रही मेरी? ठीक है। तो लगभग हमने सभी ने अपने-अपने विचारों को साझा किया कि मैं जी सुखी सर, कब। जी, जी, बताइए। नमस्ते सर। मुझे सबसे ज़्यादा सुख मिलता है जब मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ और बेल बज जाती है और जब बच्चे मुझे बताते हैं कि मैडम 5 मिनट हो गए, बेल बज गई है और जब वो मुझे सुनाई नहीं देती और बच्चे भी इतने प्यार से सुनते रहते हैं, कोई डिस्टरबेंस नहीं करते हैं, तब जब बेल का बच्चे बताते हैं तब मुझे बहुत सुख मिलता है। और परिवार में रहना और बच्चों को अच्छा ऐसा कुछ बना के खिलाना जिससे बच्चे खुश हो जाएं, तब मुझे सुख मिलता है। और जब किसी की हेल्प कर देते हैं, कभी किसी के काम आ जाते हैं, यदि कोई पैदल जा रहा है, गाड़ी से यदि हम जा रहे हैं और उसको पूछ लेते हैं कि आपको चलना है क्या? कोई गर्ल जा रही, छोटी सी बच्ची जा रही है, कोई कॉलेज गर्ल जा रही है, तो उससे पूछ लेते हैं, तो वो जब मैं छोड़ देती हूँ तब मुझे सुख मिलता है। ऐसी छोटी-छोटी बातों से मुझे सुख मिलता है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया।